राज्यपाल की पारिस्थितिक विवेकाधीन शक्ति, जहाँ तक स्वविवेकी शक्ति की बात है या विवेकाधीन शक्ति की बात है, तो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति से ज़्यादा है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? ऐसे समझ लो, राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति या विवेकाधीन शक्ति, संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है राष्ट्रपति की। मतलब राष्ट्रपति के पास संवैधानिक स्वविवेकी शक्ति नहीं है। लेकिन जब राज्य में राज्यपाल के पास आते हैं तो हम देखेंगे कि राज्यपाल को कुछ संवैधानिक शक्तियां भी दी गई हैं, है ना, उनका प्रावधान है। और राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह पारिस्थितिकीय स्वविवेकी शक्ति भी प्राप्त है। तो संवैधानिक शक्ति भी प्राप्त है और पारिस्थितिकीय संवैधानिक स्वविवेकी शक्ति भी है और पारिस्थितिकीय स्वविवेकी शक्ति भी है राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति ज़्यादा विस्तृत है राष्ट्रपति की शक्ति से। क्लियर है? ठीक। उससे पहले हम लोगों ने देख लिया, ये देखा था कि नहीं? ये देखा था, ये स्वविवेकी शक्ति राज्यपाल को दी गई है जो संवैधानिक है। और अब देखेंगे हम पारिस्थितिकी विवेकाधीन शक्तियाँ। देखिए, पहले राष्ट्रपति की तुलना करते हैं अपन। राष्ट्रपति में हम लोगों ने पढ़ा था, राष्ट्रपति को भी पारिस्थितिक जन्य स्वविवेकी शक्ति प्राप्त है। इसका मतलब ये है कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं जब संविधान ने यह स्पष्ट नहीं लिखा कि इस परिस्थिति में कौन किस शक्ति का प्रयोग करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है अपने विवेक से निर्णय लेते हैं। अन्यथा इनके अलावा जो मैं अब बोलने वाला हूँ उसके अलावा संविधान में कुछ और कहीं भी कुछ होता है तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद के परामर्श पर ही कार्य करते हैं। जो परामर्श उनको मंत्री परिषद यानी कि प्रधानमंत्री देंगे, उसी परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना होता है। ठीक है? अब देखिए, उधर हम लोगों ने देखा था कि चुनाव हुआ, आम चुनाव हुआ। राष्ट्रपति का पहले जा रहा हूँ ना, भाग 5 में आम चुनाव हुआ। पहली पारिस्थितिकी शक्ति में आ रहा हूँ मैं। पूरे लोकसभा चुनाव हुए पूरे देश में। क्या होंगे और कौन से चुनाव हो रहे हैं? लोकसभा चुनाव। लोकसभा कौन सा चुनाव? आम चुनाव। आम चुनाव, आम चुनाव और उपचुनाव जानते हो अंतर? आम चुनाव जब जैसे 5 वर्ष में जब सरकार बनाने के लिए चुनाव होता है, पूरी सारी सीटों पर चुनाव होते हैं, जब उसे कहा जाता है आम चुनाव। जैसे पूरे भारत के लिए जब सरकार बनानी होती है तो लोकसभा का चुनाव होता है। वो बेसिक क्लास में बहुत ज़रूरी है ना, ध्यान रखना टाइम का। और कोई है जिसे आम चुनाव उपचुनाव में अंतर नहीं पता है? आपको पता है? आम चुनाव मतलब देखो, हम ये तो जानते हैं ना कि एक सरकार चुनी जाती 5 साल के लिए, चाहे वो राज्य में हो चाहे वो केंद्र में हो, 5 साल के लिए चुनी जाती। केंद्र में सरकार बनाने के लिए लोकसभा का चुनाव होता है और राज्य में सरकार बनाने के लिए विधानसभा का चुनाव होता है। ठीक? अच्छा, जब सामान्य तौर पर पूरे सीटों पर पूरे देश में चुनाव होंगे तो वो लोकसभा आम चुनाव कहलाएगा। चुनाव हो गया। लोकसभा में कितनी सीटें हैं वर्तमान में? 543। तो चलो भैया 543, पूरे भारत में 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए और जिस सीटों से जो चुनाव जीता वो आकर लोकसभा का सदस्य बन गया। लेकिन अब ये जो नई लोकसभा का गठन हुआ, सामान्य अवस्था में कितने वर्ष के लिए है इसका कार्यकाल? 5 वर्ष। 5 वर्ष के लिए लोकसभा का भी कार्यकाल है और ये जो सदस्य है इनका भी, जो चुने गए हैं, इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक बार जो सरकार बनती है, चुनी जाती, कितने समय के लिए चुनी जाती? 5 वर्ष के लिए। ठीक? लेकिन इन्हीं 543 सांसदों में से समारू मरकाम के नेतृत्व में, ये चालू किया हूं मैं, हाँ, समारू मरकाम ये जो है ये अपनी उम्र की 5वीं शादी कर रहे थे। शौकीन आदमी है, 5वीं शादी कर रहे थे तो अपने 10 सांसद मित्रों को निमंत्रण दिया। बस्तर निवास स्थान पर विवाह कर रहे थे, बुलाया
और वहाँ पर पूरी व्यवस्था थी। बस्तर में शादी हो रहा है, आदिवासी क्षेत्र में शादी हो रहा है, मतलब मांस मदिरा का होगा ही होगा, संबंध गहरा है। लेकिन गड़बड़ ये हो गया कि जिस मदिरा को बनाया गया उसमें एक छिपकली गिर गई, जहरीली। तो सारे लोगों ने जिस मदिरा का सेवन किया वो जहरीली मदिरा हो गई और 10 समारोह मरकाम समेत 10 सांसद निपट गए। मतलब 10 सांसदों की सीटें रिक्त हो गई, है ना। 6 महीने हुआ ही था इन बेचारों को, 6 महीने ही हुआ था मजा लेते हुए, सांसद बन के भ्रष्टाचार करते हुए 6 ही महीना हुआ था, निपट गए। अब ये सीटें रिक्त हो गई। तो ये जो बीच में, अब देखो भैया सीट बहुत प्रकार से रिक्त हो सकती है, या तो निधन हो जाए, मृत्यु हो जाए तो सीट रिक्त हो गई, या तो उसने लोकसभा की सदस्य से त्यागपत्र दे दिया तो सीट उसकी रिक्त हो गई, या फिर हाई कोर्ट ने उसके चुनाव को गलत करार देते हुए रद्द कर दिया तो उसकी सीट रिक्त हो गई, या फिर जो एंटी 10वीं अनुसूची के तहत अगर उसे अयोग्य करार दे दिया गया तो उसकी सीट रिक्त हो गई, या राष्ट्रपति ने उसे जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत अयोग्य माना तो उसकी सीट रिक्त हो गई। बस सुन लो कि रिक्तता, जो नहीं जानते हो वो आप जान जाओगे बेसिक क्लास के बाद, ठीक है। ऐसा हो गया इसके साथ। तो ये बीच में अब भाई 10 सीटें रिक्त हो गई, 10 लोकसभा सीटों के सांसद नहीं रहे, तो क्या उनको खाली रखें? भाई वहाँ का विकास का कार्य करेगा कौन? मुद्दा यही है कि विकास का कार्य करेगा कौन? हालांकि ये चुनकर जनता के विकास के लिए जाते ही नहीं है, ये अपने विकास के लिए जाते हैं ना। लेकिन फिर भी मुद्दा तो यही है कि जो सांसद चुने गए हैं वो अपने लोकसभा संसदीय क्षेत्र का विकास करेंगे, तो ये खाली नहीं रखी जा सकती। तो क्या होगा कि बीच में जो रिक्त सीटें होती हैं उसे भरने के लिए जो बीच में चुनाव होते हैं उसे उपचुनाव कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम बाय इलेक्शन कहते हैं, है ना। मतलब एक बार पूरी सीटों में जो चुनाव हुआ सरकार बनाने के लिए उसे कहा गया आम चुनाव, और बीच में जो चुनाव होंगे रिक्त सीटों को भरने के लिए उसे कहा जाएगा उपचुनाव। क्लियर है? अच्छा, अब चलो भैया इसको छोड़ दो, चुनाव हो गया, लोकसभा में सरकार बनानी है, चुनाव हो गया 543 सीटों पर। अब हम जानते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दल चुनाव में खड़े हुए हैं और किसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें जीतनी होंगी? कुल सीटों का 50% से अधिक सीटें जीतनी होंगी। मतलब ये जब चुनाव हुआ तो रिजल्ट आया तो बीजेपी को मिली मान लो 280 सीटें और कांग्रेस को मिली मान लो 50 सीटें और अन्य दलों को और सीटें। इसका आधे से ज़्यादा होना चाहिए। 543 का आधा कितना हुआ? 271.5। तो ज़्यादा करना है अपने को, तो 271.6 तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक सीट का मतलब एक व्यक्ति और उसको दशमलव में काट नहीं सकते। राउंड फिगर करना होगा 272। किसी राजनीतिक दल के 272 सांसदों ने यदि चुनाव जीत लिया है तो फिर हम बोलेंगे कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीत लिया। ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा है बीजेपी। और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता ये है कि बहुमत दल की सत्ता होगी। तो इस चुनाव में चूंकि बीजेपी ने इस चुनाव को जीता है, न सिर्फ जीता है, सर्वाधिक सीटें जीती मतलब जीत लिया चुनाव, न सिर्फ जीता है बल्कि स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है ना। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो स्पष्ट बहुमत होगा तो उसकी सरकार बनेगी। फिर बीजेपी नरेंद्र मोदी को आगे कर देगी, राष्ट्रपति उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे, ऐसे सरकार बन जाएगी। लेकिन अभी हम स्वविवेकी शक्ति पे आने वाले हैं। क्या होगा? मान लो इस रिजल्ट के बाद रिजल्ट कुछ इस प्रकार का आया, बीजेपी ने जीती 260 सीटें, कांग्रेस ने जीती 200 सीटें, आपने जीत ली हैं 25 सीटें और एंड सो ऑन। अब ये रिजल्ट जो चुनाव हुआ ना, तो चुनाव का रिजल्ट ये सामने आया। निश्चित तौर पर सर्वाधिक सीटें बीजेपी ने जीती हैं, निश्चित तौर पर। लेकिन क्या बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया? नहीं, क्योंकि बहुमत तो जितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं उसके आधे से अधिक को कहेंगे। तो अब ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति की पहली स्वविवेकी शक्ति जाग गई। देखो, संविधान में ये विशेष वर्णन नहीं है कि ऐसी स्थिति होगी तो फिर राष्ट्रपति क्या करेंगे, क्या करना होगा राष्ट्रपति को। अब इसको दो तरीके से आप सोच सकते हो। देखो, इसमें कंसेप्ट है,
एक अनुच्छेद आप पढ़ेंगे, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए तथा उनकी सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, है ना, एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, आपकी मंत्री परिषद दो होती है, एक केंद्र में मंत्री परिषद होती है जहाँ पे प्रधानमंत्री मुखिया होते हैं, है ना, क्योंकि मंत्रियों में प्रधान है वो मुखिया है। बाकी आपके देखोगे केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, ये सब मंत्री होते हैं। मंत्रियों के समूह को अपन मंत्री परिषद कहते हैं। उसी प्रकार राज्य में भी मंत्री परिषद होती है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है ना। अच्छा, तो राज्य में मंत्रियों, मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों के समेत को अपन राज्य की मंत्री परिषद कहेंगे, और उधर प्रधानमंत्री समेत अन्य मंत्रियों के समूह को अपन केंद्रीय मंत्री परिषद कहेंगे। तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। ठीक। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कल हमने देखा था। संविधान में 42वें कलम का एक संशोधन किया गया, और उस संशोधन में क्या किया गया कि ये बाध्यकारी कर दिया, मंत्री परिषद जो परामर्श राष्ट्रपति को देगी, राष्ट्रपति बाध्य होंगे उसके अनुसार कार्य करने के लिए। तो बाध्यकारी भी कर दिया। 1976 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, राष्ट्रपति बाध्य हो गए, अब जो भी मंत्री परिषद परामर्श देगी उसके अनुसार ही कार्य करेंगे, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, अब उसी से रिलेट कर लो, मंत्री परिषद, लोकसभा 5 वर्ष के सरकार का समय अवधि पूरा हो गया, लोकसभा को भंग कर दिया गया, अब नई सरकार बनाने के लिए चुनाव हुए हैं फिर से। भाई मंत्री परिषद तो बनी ही नहीं ना, अभी मंत्री परिषद अभी बनी है क्या? जब प्रधानमंत्री नियुक्त तो होंगे, फिर प्रधानमंत्री परामर्श भेजेंगे, तब अन्य मंत्री नियुक्त होंगे, तब मंत्री परिषद बनेगी। लेकिन चुनाव का नतीजा हमें दिख रहा है सामने, बस अभी प्रधानमंत्री ना नियुक्त हुए हैं ना बने हैं। ऐसी अवस्था में जब मंत्री परिषद है ही नहीं, तो फिर राष्ट्रपति किसके परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे? मंत्री परिषद ही नहीं है। तो ये पहली वो परिस्थिति उत्पन्न हो गई जब राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। समझ रहे हो उसको? समझ में आया पक्का? देखो, अभी तुम लोग नए हो तो क्लास में मैं चाहता हूं कि प्रश्न पूछो, अगर समझ में नहीं आया तो प्रश्न पूछो। कुछ समय के बाद मैं सबका चेहरा समझ जाता हूं, तो मैं वो माथे को देख के ही पहचान लेता हूं फंसा हुआ है, लेकिन अभी इतने जल्दी नहीं। ऐसा क्यों कर पाता हूं? है, तुम लोगों ने गाना नहीं सुना है? किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर क्या कोई चेहरा भी पढ़ा है? तो हाँ, मैंने चेहरा पढ़ा है। तो मैं पढ़ के जान जाता हूँ, तुम्हारे माथे पे ऐसे प्रश्न चिन्ह दिखाई देने लगता है मुझे। अबे ये क्यों खिसक रहा है? हाँ, इसको समझे कि नहीं कि राष्ट्रपति की पहली स्वविवेकी शक्ति कैसे जागृत हो गई? चुनाव हुआ है और किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब मंत्री परिषद तो है ही नहीं। तो 74 कहता है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए और सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो किया गया, उसमें जो मंत्री परिषद परामर्श राष्ट्रपति को देगी वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी, अर्थात राष्ट्रपति उसी परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे। ये बाध्यता तय हो गई। लेकिन इस परिस्थिति में मंत्री परिषद तो अभी है ही नहीं, तो किसका परामर्श मानेंगे? अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि राष्ट्रपति अब अपने विवेक से निर्णय ले पाएंगे। ठीक, अब देखो विवेक से निर्णय क्या लेगा। परंपरा रही है कि चुनाव में यदि किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता, तो फिर राष्ट्रपति, अब इधर राष्ट्रपति अब बड़ खुश, काबर
पहली बार जो जीजा जी बोलेंगे वो नहीं करना होगा। अभी जीजा से बिना पूछे अपने मन से निर्णय ले सकता है। क्यों? क्योंकि जीजा अभी है ही नहीं। ठीक, परंपरा ये कहती है कि जब किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त ना हो तो जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है राष्ट्रपति महोदय उसे निमंत्रण दें, उसे निमंत्रण दे सरकार बनाने के लिए, मतलब आमंत्रित करें सरकार बनाने के लिए। लेकिन संवैधानिक बाध्यता तो नहीं है। संविधान ने बिल्कुल नहीं कहा कि जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो जो सबसे ज़्यादा सीटें जिसने जीती हुई आपको उसे आमंत्रण देना चाहिए। संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। तो जब संविधान में ऐसा कुछ नहीं है तो राष्ट्रपति खुश इसलिए है कि अब मेरी मर्जी है ना, मैं चाहे इसको आमंत्रण दूं, मैं चाहे इसको आमंत्रण दूं, मैं चाहे इसको आमंत्रण दूं, मेरी मर्जी। ठीक, अभी क्या हुआ, इस परंपरा को तोड़ते हुए इन्होंने क्या किया, कांग्रेस को आमंत्रण दे दिया। बीजेपी को आमंत्रित नहीं किया, कांग्रेस को आमंत्रण दे दिया कि आइए, क्या आप सरकार बनाना चाहेंगे। अब ऐसा क्यों? देखो, ऐसा इसलिए कि एक लोकसभा चुनाव जब होता है ना, बहुत पैसा खर्चा होता है ना, बहुत संसाधन लगते, पूरे देखना आप सरकारी कर्मचारियों को ऊपर से नीचे तक चुनाव में लगा दिया जाता है ना, पैसा भी खर्चा होता है, बहुत संसाधन भी खर्चे होते हैं। तो भाई इसकी क्या गारंटी है कि हम 10 बार लोकसभा चुनाव करें और 10 बार में कोई स्पष्ट बहुमत वाली कोई दल जो है स्पष्ट बहुमत के साथ जीते? कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं। 10 बार चुनाव हुआ, पता चला 10 बार किसी को बहुमत नहीं आया। तो फिर राष्ट्रपति अपनी भरसक प्रयास करते हैं कि जो भी परिणाम आया है, भले ही किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हो पाया, हमें कोशिश करनी है कि एक स्थायी सरकार बनाई जा सके कम से कम अगले 5 वर्षों के लिए, ताकि चुनाव को टाला जा सके, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बीजेपी को नकार दिया। अब कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मेरी कल्पना में जो ये अवस्था है उसमें ऐसा है कि यहाँ बीजेपी में एक सांसद हैं और उन्हीं को भाजपा ने अपना चुनावी चेहरा बनाया था, है ना। तो वो थी श्रीमती रेचकी वर्मा, आज वर्मा है ये, श्रीमती रेचकी वर्मा बीजेपी। और क्योंकि उन्होंने मान लो पहले से ही प्रचार किया था कि यदि भाजपा चुनाव जीतेगी तो श्रीमती रेचकी वर्मा हमारी ओर से प्रधानमंत्री की उम्मीदवार होंगी। समस्या ये है कि कॉलेज के दिनों में रेचकी वर्मा ने हमारे मौजूदा राष्ट्रपति को झटका दे दिया था, है ना। उस समय राष्ट्रपति जो है गरीब हुआ करते थे, रेचकी वर्मा अमीर घराने की थी। एक मंत्री का प्रस्ताव आया, तुरंत इन्हें फ़ोन किया कि तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल सकती है। तो ये जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, इनको दिमाग दौड़ गया। इन्होंने बोला कि जब कोई लड़की ऐसा कहती है कि तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिल सकती है, मतलब दूसरी जगह इंगेज हो गई है। अगर ये जागरूकता तुम लड़कों को नहीं है तो ये जागरूकता ले लो। अगर कोई लड़की कहे कि तुमको मुझसे भी अच्छी लड़की मिल सकती है, मतलब समझ जाओ इंगेजमेंट कहीं और है ना। तो इधर इन्होंने विवाह कर लिया, इधर इनकी राजनीति आगे बढ़ रही। लेकिन उसी समय इन्होंने गाना गाया था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। समय का पहिया पलटा और ये बन गए राष्ट्रपति। अब साला बीजेपी 260 सीटें हैं और इसको पता है कि अगर मैं आमंत्रण दूंगा तो मुझे प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती रेचकी वर्मा को नियुक्त करना होगा। नहीं चाहते थे। और इस समय परिस्थिति ऐसी भी है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय ले सकते, तो नकारते हुए कांग्रेस को आमंत्रण दे दिया। अब कांग्रेस को आमंत्रण दे दिया तो कांग्रेस को आमंत्रण स्वीकार करना पड़ेगा, तभी सरकार बनेगी। मान लो इन्होंने आमंत्रण स्वीकार ही नहीं किया, तब तो कोई रास्ता बचा नहीं, है ना। तब मजबूरी वर्ष एक और कोशिश करेंगे, चलो बीजेपी को दे देते हैं, आखिर पुराना प्यार है। ऐसा सोच भी सकते हैं। पुरुष जो है इस मामले में पसीज जाते हैं, है ना। पुराना प्रेम कहीं ना कहीं झुका देता है। तो ऐसा हुआ कि चलो कांग्रेस ने आमंत्रण स्वीकार
कर लिया, अभी कर लिया, अभी कर लिया। भाई कुर्सी किसको पसंद नहीं? अगले 5 वर्ष तक भ्रष्टाचार करने का मौका मिल रहा है। कांग्रेस ने तुरंत आमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन कांग्रेस के पास समस्या ये है, ऐसी अवस्था में जब किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो फिर जब वो सरकार बनेगी ना, जब प्रधानमंत्री इनसे नियुक्त होंगे, तो इन्हें 1 महीने का समय अधिकतम मिल सकता है ना। तो इन्होंने स्वीकार कर लिया और कांग्रेस ने अपनी ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार सामने कर दिया। आमंत्रण स्वीकार कर लिया ना कांग्रेस ने, और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार इन्होंने टेटका गांधी को आगे कर दिया। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे? टेटका गांधी को पीएम नियुक्त कर दिया, है ना। आमंत्रण स्वीकार कर लिया, पीएम नियुक्त कर दिया। अच्छा, अब टेटका गांधी पीएम नियुक्त हो गए, लेकिन क्या ये अकेले पूरा देश संभाल लेंगे? नहीं। फिर ये टेटका गांधी क्या करेंगे? एक सूची बनाएंगे, है ना। सूची बनाएंगे कि भैया, हाँ भैया, इधर जो है नचकारीन को मैं दे देता हूँ गृह मंत्रालय, है ना, और फिर इधर जो भी है समारोह को दे देता हूँ मैं विदेश विभाग। ऐसा लिस्ट बनाई और लिस्ट भेज दिया किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति ने फिर क्या किया? इन सबको नियुक्त कर दिया। इन सबको क्या किया? मंत्री नियुक्त कर दिया। मतलब प्रधानमंत्री समेत अन्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? नियुक्त, है ना। ये जो टेटका गांधी है, जब चुनाव हुआ था तो सांसद के रूप में चुना गया था, तब जनता ने वोट किया था, सर्वाधिक मत मिला था, इसलिए टेटका गांधी उस लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। हम बोलेंगे लोकसभा के सदस्य के रूप में टेटका गांधी निर्वाचित हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में क्या वो निर्वाचित हो रहा है? नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में वो नियुक्त हो रहा है। और उसके साथ जो अन्य मंत्री हैं वो भी नियुक्त हो रहे हैं। तो एक बात तो और जान लो कि प्रधानमंत्री समेत अन्य मंत्री चुने नहीं जाते, निर्वाचित नहीं होते, बल्कि नियुक्त होते। चलो भैया, मंत्रिपरिषद बन गई और इस मंत्रिपरिषद मुखिया कौन? टेटका गांधी। लेकिन एक शर्त है, चूंकि कांग्रेस को चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो जो राष्ट्रपति हैं उन्हें केवल इसी शर्त पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया है कि 1 महीना अधिकतम दे सकते हैं। 1 महीना, कितना? 1 महीना। हो सकता है 10 दिन दे दें, हो सकता है 15 दिन दे दें, या अधिकतम 1 महीना। 1 महीने में टेटका गांधी को लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा। क्या करना होगा? बहुमत सिद्ध करना होगा। एक शर्त है, क्योंकि कांग्रेस को चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा, बहुमत सिद्ध करने के लिए कितने सांसद कम हैं? 72। मतलब अब टेटका गांधी जो है वो लग जाएंगे, भिड़ जाएंगे प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद, है ना। अब संवैधानिक बात करता हूँ ना, पहले संविधान के हिसाब से टेटका गांधी और जो सांसद है, देखो कांग्रेस और ये तो एकदम दुश्मन है, जानी दुश्मन, सांप नेवला। तो ये बात तो भूल जाओ कि भाजपा के 72 सांसद समर्थन देंगे, है ना। बाकी देखो, बाकी जो और होंगे निर्दलीय, कुछ जीते होंगे, कुछ आपके, कुछ है ये। अब टेटका गांधी इनके पास पहुंचेंगे और बोलेंगे, देखिए कांग्रेस के साथ आप हमारे साथ मिलकर काम करें, हम देश का विकास करेंगे। बोलेंगे यही, हम देश का विकास करेंगे, मिलकर कार्य करेंगे ना। आप हमारी नीतियां जानो, हमारे नई नीतियों का समर्थन कीजिए, और हमें लोकसभा में हमारे पक्ष में जब बहुमत सिद्ध करना होगा तो हमारे पक्ष में मतदान कीजिए, जिससे 272 सांसदों का मतदान हमें मिले और हम बहुमत सिद्ध कर पाएँ। अब वास्तविकता देखो, ये तो कहने की बात हो गई। अब वास्तविकता में क्या होगा? लेकिन जो वास्तविकता बता रहा हूँ तुमको, एग्जाम में लिखना उखना नहीं है, इंटरव्यू में बोलना नहीं है, नहीं तो, है ना, चोर को चोर बोलोगे तो उसको बुरा लगता है ना। हाँ, तो अब क्या हुआ, ये जाएंगे पूरा ब्रीफ केस में पैसा भर भर के जाएंगे, है ना। पहुँचे उसके पास, आप वाले के पास पहुँचे, केजरीवाल के पास, समर्थन दे दे भाई। वो बोलेगा मेरा क्या फ़ायदा, मैं तेरे को समर्थन क्यों दूं, मेरा क्या फ़ायदा।
और बोलेगा क्या डिमांड है तुम्हारी? तो केजरीवाल बोलेगा देखो भैया, मेरे को गृह मंत्री का पद दे दो, प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा पद, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को डिप्टी पीएम, एक नया पद बनाओ, डिप्टी पीएम का डिप्टी पीएम बनाओ, शर्त रखेगा। उसको पता है इनके पास कोई चारा है नहीं, भाजपा देगी नहीं, और बाकी हम ही, मेरे समर्थन के बिना ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएगा। तो शर्त रख दी। अब केजरीवाल शर्त कैसे रहे, वो चाहे जितना डायलॉग मार ले, पर्दे के पीछे वो भी हमाम में नंगा ही है, झूठा है। सबसे पहला गृह मंत्री का पद, और मेरे जितने सांसद हैं उनके स्विस अकाउंट में 200 करोड़ पहुंच जाना चाहिए। हम आपके साथ हैं। यही होता है पर्दे के पीछे, जो तुमको सुनाई दिया जाता है ना माइक में, जो वो बोलते हैं वो तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलते हैं। पर्दे के पीछे यही सब होता है। इसे क्या कहते हैं? हॉर्स ट्रेडिंग। क्या कहते हैं? ये विधायकों और सांसदों जो खरीदा जाता है ना, खरीद फरोख्त होती है, इसे क्या कहा जाता है? हॉर्स ट्रेडिंग। हालांकि एस ट्रेडिंग होना चाहिए था, है ना, लेकिन बोला क्या जाता है? हॉर्स ट्रेडिंग। घोड़े खरीद रहे हैं। घोड़े किस एंगल से हैं साले ये, है ना? या तो इनको बोलो सियार हैं ये। सियार जानते हो? सबसे चालाक कुटिल प्राणी सियार हैं, और सियार नहीं बोल सकते तो गधा बोलो, ठीक? तो अब ऐसा हुआ, अब एक हो गया, इनका व्यवस्था हो गया। अब ये राष्ट्रपति को बोलेंगे, राष्ट्रपति महोदय हम तैयार हैं। राष्ट्रपति महोदय फलाना तारीख निश्चित करेंगे, और उठाऊं अब उन्होंने बोल दिया। अब उस दिन लोकसभा में मतदान होगा, और लोकसभा में यदि कांग्रेस के पक्ष में 272 कम से कम सांसदों ने पक्ष में मतदान कर दिया, तो फिर हम कहेंगे कांग्रेस ने लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दिया, और फिर उनकी सरकार बनी रहेगी, चलती रहेगी, और मंत्री सारे भ्रष्टाचार करके देश को खोखला करते रहेंगे। समझ गए? लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 72 सांसद ये जुगाड़ नहीं पाया, हो सकता है। पता चला कि जिस दिन बहुमत सिद्ध करने का बारी आई, उस दिन पक्ष में केवल 260 सांसदों का मत पड़ा, बहुमत तो सिद्ध नहीं कर पाया। अब क्या होगा? अब इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। सारे प्रधानमंत्री समेत सारे पदों, सारे मंत्रियों को अपना इस्तीफा देना होगा, और नहीं दिए तो राष्ट्रपति के पास पूरा अधिकार है इन्हें बर्खास्त करने का। ठीक, ले एक कोशिश तो की है राष्ट्रपति, सरकार अभी भी नहीं बन पाई। अब झक मार के आना पड़ा, आओ भाई बना लो, दिल पे पत्थर रख के। श्रीमती रेचकी वर्मा जाहिर सी बात आगे क्या प्रधानमंत्री नियुक्त हो गई। ठीक, अब प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद बिल्कुल उसी तरह की सूची इन्होंने भी बनाई, मंत्री भी नियुक्त हो गए। अब शर्त तो इनके पास भी 1 महीना, 1 महीने में बहुमत सिद्ध करना है, लेकिन इनके लिए आसान है। इन्हें केवल 12 सांसद चाहिए, मतलब इन्हें केवल 12 सांसदों के साथ मिलकर मंत्रणा करना है, अपने पक्ष में लेना है, अर्थात 12 सांसदों को खरीदना है, विभिन्न अलग अलग लालच देना है, खरीदना है। पटा लिए, खरीद फरोख्त हो गई। अब किसी दिन मतदान होगा, और 272 सांसदों ने अगर बीजेपी के पक्ष में मतदान कर दिया तो सिद्ध हो जाएगा कि बीजेपी ने बहुमत सिद्ध कर लिया, और सरकार चलती रहेगी। समझ गए? राष्ट्रपति की पहली विवेकी शक्ति समझे यहाँ पर ना। अच्छा, अब बहुमत सिद्ध हो गया, सरकार बनी, चलती रही। पहले सरकार बनाने के लिए आपको बहुमत चाहिए, लेकिन 5 साल सरकार बनी रहे, इसके लिए भी आपको बहुमत मेंटेन रखना पड़ेगा। ये दूसरी बात है ना? 272 सांसद करारा बीजेपी के हो गए, अब ये सरकार चलती रही। लेकिन पता चला कुछ समय बाद, 2 वर्ष के सरकार की अवधि के बाद, इनके 10 सांसदों ने त्यागपत्र दे दिया लोकसभा की सदस्यता से, या बीजेपी छोड़ दी।
तो ये अल्पमत में आ गए, बहुमत से किस में आ गए, अल्पमत में आ गए। अब अल्पमत में आ गए तो दिक्कत हो गई। राष्ट्रपति एक मौका देंगे, अरे भैया आप अल्पमत में हो, है ना, सिद्ध करो बहुमत, नहीं तो आपको बर्खास्त करना होगा मुझे, क्योंकि आप बहुमत में नहीं हो। सिद्ध कर लिए, फिर से 12 सांसद 10 सांसद खरीद के, तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो सरकार, मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाएगी। समझ गए। दूसरी चीज भी देख लो, यदि राजनीतिक दल बहुमत खो देती है तो फिर से राष्ट्रपति की दूसरी विवेकी शक्ति जाग जाती है ना, दूसरी विवेकी शक्ति। फिर राष्ट्रपति उस मंत्रिपरिषद को बिना उसके परामर्श के, अब कोई मंत्रिपरिषद परामर्श थोड़ी देगा हमको बर्खास्त कर दो, तो बिना मंत्रिपरिषद के परामर्श के अपने विवेक से राष्ट्रपति उस राजनीतिक दल के बहुमत में ना होने पर, मतलब अल्पमत में आ जाने पर, मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री समेत बर्खास्त कर सकते हैं। समझ में है? दोनों चीजें स्पष्ट है कि नहीं? कैप्टन मोहन सिंह, लाल है वो, है अच्छा, ये समझ गए आप। तीसरा, सब कुछ यही है, कंसेप्ट है यहीं पर, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, घुमा फिरा ले चाहे जैसा कर ले बनेगा। अब देखो, एक और तीसरा, चुनाव हो गया, राजनीतिक दल को बहुमत भी प्राप्त हो गया, है ना, और सरकार भी बन चुकी है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सब हो चुके, नियुक्त हो चुके। अचानक प्रधानमंत्री को अटैक आ गया, है ना, अटैक आ गया और मौका मिला नहीं, बिना उत्तराधिकारी घोषित किए वो ना, स्वर्ग नहीं जाते लोग, जहन्नुम चले गए, वहीं जाएंगे। इतना भ्रष्टाचार ये सब करके ये साले स्वर्ग जाएंगे। ये कुछ ही नेता थे, कुछ ही राजनीतिज्ञ हुए हैं जो स्वर्ग गए होंगे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, कुछ ही, बाकी सब जो है जहन्नुम ही पहुंचे होंगे, है ना, और जो अभी भी हैं वो भी जहन्नुम पहुंचेंगे। देखो, अचानक बिना अपना उत्तराधिकारी घोषित किए निपट गए, और प्रधानमंत्री जहाज का कप्तान होता है? नहीं। अभी देखो, प्रधानमंत्री मर गया, 280 सांसद हैं मान लो, और प्रधानमंत्री चल दिए, घटकर कितने हो गए? 279। बहुमत तो अब भी उसी राजनीतिक दल का है, और संसदीय शासन प्रणाली के अनुसार किसी राजनीतिक दल का बहुमत है तो सरकार बनाने का हक उससे छीना नहीं जा सकता। मतलब सरकार तो उसी राजनीतिक दल की ही होगी, लेकिन बस गड़बड़ क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री ना अपने मृत्यु से पहले कि मेरे बाद मेरे दल से प्रधानमंत्री कौन होगा, उत्तराधिकारी घोषित करने का मौका नहीं मिला। अब देखो, ऐसा नहीं होता ना, मरते मरते रेचकी हो ही, ऐसा नहीं माना जाता ना भाई। यहाँ वो ऑन पेपर होता है सब कुछ, ऐसे बोल देने से नहीं होता है, नहीं तो ऐसा करने का मौका मिला ही नहीं, 4-5 सेकंड में निपट गए। तो अब राष्ट्रपति की तीसरी विवेकी शक्ति जागृत हो गई, है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुमत में होते हुए भी वास्तव में उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया और वो चल बसे। तो ऐसी अवस्था में अभी भी उस राजनीतिक दल का बहुमत है, राष्ट्रपति अब उसमें से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि अधिकार तो अब भी उनका है, बहुमत तो अभी भी उस राजनीतिक दल का है, तो प्रधानमंत्री भी उसी से। अच्छा, एक और चीज़, लेकिन अभी भी एक कंडीशन होगी, उसे अधिकतम 1 माह का समय दिया जा सकता है, और 1 माह में उसे
विश्वास मत हासिल करना होगा। क्या भी हासिल करना होगा लोकसभा में? मत। विश्वास मत मतलब कि भाई मैंने आपको प्रधानमंत्री नियुक्त तो कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा का आप पर विश्वास है कि नहीं, ये आपको सिद्ध करना होगा। और सिद्ध उसी प्रकार से होगा, मतदान होगा और 272 सांसदों ने यदि आपके पक्ष में मतदान किया तो हम कहेंगे कि आपने विश्वास मत हासिल कर लिया। मतलब लोकसभा को प्रधानमंत्री के रूप में आप पर विश्वास है। नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए तो फिर उन्हें इस्तीफा देना होगा प्रधानमंत्री पद से, है ना। और अब कोई रास्ता नहीं बचेगा, बल्कि अब क्या होगा? चुनाव, लोकसभा भंग कर देंगे, क्योंकि कोई भी अभी सत्ता में नहीं, लोकसभा भंग हो जाएगी और फिर से लोकसभा चुनाव देश में कराए जाएंगे नई सरकार बनाने के लिए। आपके नोट्स में यही है, मतलब ये इतना डिटेल लिखा नहीं होगा, ये समझ मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, तुम लोगों के पास नहीं है ना? क्या बोल रहे हो? कहाँ बोला? 272 रहा और प्रधानमंत्री मर गया, बिना उत्तराधिकारी घोषित किए। तो एक मौका है। 272 हाँ, तो 71 अल्पमत में आ गए। भाई अल्पमत का मतलब भले एक से कम हो, लेकिन तुम कम हो। क्लियर है कि नहीं? जो अभी बका में अब कोई चारा नहीं बचा। अब ये थोड़ी सरकार बनाएगा, कहाँ से लाएगा ये बाकी 200 इतने सांसद? फिर राष्ट्रपति को समझ में आ जाएगा कि कोई मौका है नहीं सरकार बनाने का, मजबूरन उन्हें फिर से चुनाव, फिर से देश में लोकसभा चुनाव होंगे, यही होगा। लेकिन ऐसा आज तक हुआ नहीं है। सब मिल बांट कर खाने के लिए स्कीम बना ही लेते हैं। ठीक, क्लियर है? अबे सालों, क्या कर रहा था मोबाइल में? क्या देख रहा था? क्या क्या है? उर्फी जावेद देख रहा था? आजकल तो यही सब चलता है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। उर्फी जावेद सेलिब्रिटी ना, कभी पत्ता गोभी लपेट के आएंगी, कभी बोरा लपेट के आएंगी। क्लियर है? चलिए, ये देखो पूरा वही लिखा हुआ है, ये पूरा वही है ना। और मंत्रिपरिषद यदि अल्पमत में आ गई तो क्या होगा? अब भाई अब देखो पूरा उधर जो हुआ, अब वही इधर भी होगा, इधर भी होगा। अंतर क्या होगा? उधर लोकसभा होगा तो इधर विधानसभा होगा, उधर राष्ट्रपति है तो इधर, उधर केंद्रीय मंत्रिपरिषद है तो इधर, उधर प्रधानमंत्री है तो इधर, हो गया। ठीक है? क्लियर है? खत्म हो गए राज्यपाल, बधाई हो। आए आज के लिए इतना ही। कितने बजे? अभी 45 मिनट हुआ रे, क्या कराया जाए? तो आपका सिलेबस सुन लो, टेस्ट का सिलेबस, राष्ट्रपति और राज्यपाल, हाँ मिलकर ही क्वेश्चन बनेगा, इंटर मिक्स क्वेश्चन बनेगा। ठीक? अरे भाई राष्ट्रपति यदि आपने तैयार कर लिया, मतलब राज्यपाल जिस तरह मैं पढ़ाया हूँ तुलना में, वो आपका ऑटोमेटिकली तैयार होगा। बामुश्किल 10 पॉइंट मिलेंगे अलग से करने के लिए, बामुश्किल। ठीक? टेस्ट में आप लोग भी आओगे, उससे क्या होगा? अनुभव होगा कि टेस्ट होता कैसा है। फिर अगले संडे से जुड़ जाओगे, बैकअप क्लास तो होगा, छूट रहेगी आपको, अभी दूध भात रहेगा।
वरना टेस्ट के कट ऑफ क्लियर नहीं होता तो दूध भात नहीं होता यहाँ, है ना। तो दूध भात रहेगा। अब बाकी साला कोई एब्सेंट अगर हो गया, अब संडे टेस्ट, शनिवार छुट्टी होती है, संडे टेस्ट होता है। भाग 5 का राष्ट्रपति और भाग 6 का राज्यपाल, ठीक है। हाँ, टाइम को चलो 9 से 9:15 रख लेंगे, क्या दिक्कत है। अभी बच्चे, अभी देखो अगस्त तक बच्चे बढ़ेंगे तब अपने को 2-3 बैच में करना होता है। अभी तो एक बैच एक टाइम रखेंगे हो जाएगा। हाँ, बैकअप क्लास बिल्कुल रहेगा नए बच्चों का। कल जो है शनिवार है ना, तो कल बैकअप आपकी 8 बजे से हो सकती है बैकअप क्लास। हाँ, मॉर्निंग 8 बजे से, ठीक। समय डालूंगा मैं, ठीक। 10 बजे कर देते हैं क्या। अबे सालों, तुम लोगों का अलग अलग डिमांड रहेगा तो क्या मैं अलग अलग टाइम रखूं? 9 ठीक है। ठीक है, ठीक। और टेस्ट में कोई ऑप्शन नहीं होगा, पढ़ो, है ना। नहीं अगर मिस लेट नहीं होगा, चलो जाएगा, ठीक। तो कल शनिवार, तो अगर मान लो योजना की क्लास लगी, अरे 2 क्लास है, कैसे नहीं रहेगी कल की क्लास में। और बेंच लगा डालो, वहां रखा हुआ है 2 बेंच लगा डालो। शनिवार देखो, पुराने छात्र जो जिनको योजना कंप्लीट करनी है, तो एक सप्ताह में 1 दिन क्लास होगी, मैनेज कर लो यार। बेंच लगा लो ना, अपने पास बेंच की कमी थोड़ी है। 2 बेंच यहाँ है, देखो गैप है, लगेगा। अरे वो योजना की क्लास रखेंगे तो वो छत्तीसगढ़ की योजना जो वो कंप्लीट है, ठीक। तो हो सकता है मैं टाइम डाल दूंगा, योजना का समय भी, योजना की क्लास का समय भी अगर होगी, और तो बैकअप क्लास का समय भी डालूंगा स्पष्ट कि इस समय बैकअप क्लास में आना है, ठीक है।